Hello, bachcho. Let's read our question, and that is name the five key tools for accomplishing the task of recombinant DNA technology. Also mention the functions of each tool. हमें यहाँ पे पांच की टूल्स के बारे में बात करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टास्क को कंप्लीट करने के लिए या उसे फुलफिल करने के लिए और हर एक यहाँ पे हम की टूल के फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे. So, जो सबसे पहला important tool that we are going to use in the recombinant DNA technology is the restriction endonucleases. The first and the most important one is the restriction endonucleases. These are basically the enzyme. अब इन enzyme का role क्या है? So the role is that they are utilized for cutting the cutting the desired DNA, cutting the desired DNA at desired places, or what you can say at specific places as well. That is the role that the restriction endonucleases play. कि भाई डीएनए में एक स्पेसिफिक जगह होगी जहां पे हमें बेसिकली वो सीक्वेंस मिलेगा या फिर हम कहें कि हमने ऐसे एंडोन्यूक्लियसेस डिजाइन किए कि वो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को उस डिजायर्ड डीएनए को कट कर सके. So this is the restriction endonuclease. Like अगर हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लें कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. So the example will be EcoRI. That is the most common one. Then HIND3 जो है वो एक बहुत common example है. And there are many such restriction endonucleases जो कि हम use करते हैं. So now coming to the next class here, or you can say next important tool, and that is gel electrophoresis. हमने हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए फ्रेगमेंट्स तैयार कर. इसके बाद हम क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को स्टडी करते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये किस लिए यूज होता है या फिर इसका रोल क्या है? फॉर सेपरेटिंग द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स. फॉर सेपरेटिंग डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स. अभी इसमें होगा क्या, इसमें वेल्स होते हैं और उन वेल्स में हम डीएनए डाल देते हैं. सो होता क्या है कि भाई हमें पता है कि हमारा डीएनए सेगमेंट कितना बड़ा है कितना छोटा है और उसके हिसाब से वो डीएनए सेगमेंट जो होता है इस जेल में मूव करता है. और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. और व्हाट यू कैन से कि हम कैटायंस और एनायंस का यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, मूवमेंट देख सके डीएनए का. और जब डीएनए मूव करते हैं तो वो सेपरेट होते हैं. वी कैन स्पेसिफिकली नोट ये, अच्छा ठीक है ये हमारा स्पेसिफिक डीएनए है जी, या फिर हम कहें कि फ्रेगमेंट है. देन थर्ड कंपोनेंट या थर्ड की टूल है लाइगेस एंजाइम. लाइगेस एंजाइम अगर हम जब भी बात करें, समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि लाइगेज है कि लाइएज है, तो ये दोनों डिफरेंट एंजाइम. जब भी हम लाइगेज एंजाइम की बात करते हैं तो लाइगेज का काम होता है जोड़ना, जबकि लाइसिस का काम होता है ब्रेक करना. सो क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जैसा मैंने बताया कि ये जोड़ने का काम करते हैं. तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें जिस एंजाइम की जरूरत है वो है डीएनए लाइगेज. ये एटीपी यूटिलाइज करके मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है. देन फोर्थ कंपोनेंट हम जिसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे वो है डीएनए डिलीवरी सिस्टम. कि भाई हमने सब कुछ तो कर लिया बट हम डीएनए जो है उसे डिलीवर कैसे करें. तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर मेथड्स हैं. एंड दैट विल बी लाइक, अगर हम इसकी टेक्निक के बारे में बात करें तो दैट विल बी इलेक्ट्रोपोरेशन. जो इलेक्ट्रोपोरेशन है वो एक मेथड है. इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन है जहाँ पे हम इस बहुत स्मॉल इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट्स पर इंजेक्ट करते हैं. देन वी हैव द जीन गन मेथड जहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक जीन को जीन गन के थ्रू क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर साइट पर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे वो स्पेसिफिक डीएनए बाइंड कर जाए. और फाइनली जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट की टूल है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट.
अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट ही नहीं है तो फिर हमारी इतनी मेहनत करना बेकार है। कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट होस्ट बेसिकली अगर हम बात करें कि कौन हो सकता है, तो यूजुअली जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया या ईस्ट। तो यूजुअली व्हाट वी कैन राइट हियर इज बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया कि हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज करते हैं, ईस्ट के प्लाज्मिड को यूज करते हैं टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कॉम्पिटेंट होस्ट टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगर हम पूरी साइकिल को एक फॉलो अप सीरीज में समझें कि भाई ठीक है ये पूरी साइकिल कैसे काम करती है, तो उसके लिए हम सिंपली समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें एंजाइम्स चाहिए जो हमारी स्पेसिफिक डीएनए सेट्स को कट करे, जिनको हम सीक्वेंस करना चाहते हैं, जिनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। देन हम क्या करेंगे भाई, सीक्वेंस तो एक स्पेसिफिक जगह पर बाइंड कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या होगा, हम उन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो हमें मिले हैं उनको लाइगेट कर देंगे, उनको जोड़ेंगे, ये ताकि हमें एक प्रॉपर सेगमेंट मिल जाए। तो एक एक करके हम इस पूरे टेक्निक को यूज करते हैं। फिर क्या करेंगे, हमें जो डीएनए सेगमेंट मिल गया, जरूरी नहीं है कि हम जोड़ सकते हैं उसे, बट डिपेंड करता है कि अगर हमें जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। देन वी नीड टू यूज द स्पेसिफिक डीएनए डिलीवरी सिस्टम के लिए हमें वो सेगमेंट मिल गया डीएनए का। अब हम उसे एक कॉम्पिटेंट होस्ट में पहुंचाते हैं जहां पे वो जाके बाइंड करें, और जो कुछ भी हम उनके साथ स्टडी से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल हो। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डीएनए डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम ये टेक्निक यूज करते हैं। देन वी नीड टू हैव अ कॉम्पिटेंट होस्ट जहाँ पे वो बाइंड भी कर पाए। ऐसा ना हो कि हमने डिलीवरी सिस्टम तो यूज किया लेकिन हमारा डीएनए तो बाइंड ही नहीं कर रहा। So that is why competent host is very important, and generally we use the bacteria or yeast. I hope this will help you. Thank you.